जिसने जंगल राज को खत्म किए हो, जो एक सामान्य गरीब परिवार से निकलकर इतने बड़े बिहार को रिप्रेजेंटेशन दिया हो, ऐसा नेता कभी भी पद से हटना नहीं चाहिए, पार्टी से साइडलाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते अपने जो चुनाव किया है, फैसला लिया, बहुत ही सही है। एक युवा चेहरा बिहार को चाहिए था जो लंबे समय तक शासन कर सके, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती आई है कि अपने नेताओं को बैठाती है, उनके एक नाम को देती है और नाम पर मुहर लगता है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को खुश होना चाहिए। बिहार के लिए एक नए और युवा की सरकार अब आ गई है। भारत के लोकतंत्र में एक कमी मुझे जो देखने को मिलती है कि नेता यहाँ पर अनपढ़ है, उनके साथ जो है सेक्रेटरी IAS IPS होने चाहिए। मुझे लगता है कि नेताओं की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जो बनाए गए हैं नीतीश कुमार के बजाय CM, आप खुश हैं कि वो कैंडिडेट चुने गए या कोई और आप चाहते थे चुना जाए? नहीं, मेरा मानना है कि एक युवा चेहरा बिहार को चाहिए था जो लंबे समय तक शासन कर सके, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती आई है कि अपने नेताओं को बैठाती है, उनके एक नाम को देती है और नाम पर मुहर लगता है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को खुश होना चाहिए। बिहार के लिए एक नए और युवा की सरकार अब आ गई है। अब एक ऐसी सरकार जो शिक्षा पर काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो व्यवसाय को आगे बढ़ाएगी, एक ऐसी सरकार जो दौड़ धूप सब करने में तेज है, वो अब बिहार की जनता को देखने को मिलेगी। और मैं बहुत ही खुश हूं कि नीतीश कुमार जी ने समय रहते ही अपने रिजिग्नेशन को दिया, क्योंकि देखिए, कभी भी नहीं कोई चाहता है कि एक ऐसा नेता जो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता हो, जिसने जंगल राज को खत्म किए हो, जो एक सामान्य गरीब परिवार से निकलकर इतने बड़े बिहार को रिप्रेजेंटेशन दिया हो, ऐसा नेता कभी भी पद से हटना नहीं चाहिए, पार्टी से साइडलाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते अपने जो चुनाव किया है, फैसला लिया, बहुत ही सही है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार जी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके अनुभव जो राज्य सरकार में रहे हैं वो साझा किए जाएंगे केंद्र में, और उससे पूरे देश को लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार जी की आ गई है। पहले इसके हमने देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश के मामा जी जो है अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़कर केंद्र सरकार में आ गए, उसके पहले राजस्थान की वसुंधरा राजे जी छोड़कर केंद्र सरकार में आ गई। अब नीतीश कुमार जी पूरे देश के लिए अपने विजन और मिशन को रखेंगे, जिससे देश का भला होगा। सम्राट चौधरी वैसे राज्य चला पाएंगे जैसे नीतीश कुमार ने सालों से चलाया है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी संभावना है कि मुश्किल आए शुरुआत में, क्योंकि एक विधायक होने के तौर पे, एक मंत्री होने के तौर पे आदमियों को, जो भी नेता रहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है मुख्यमंत्री से। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, थोड़ा समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि बिहार की जनता थोड़ा उन्हें समय दे। आने वाले समय में सम्राट चौधरी एक बहुत ही अच्छे नेता बनेंगे, क्योंकि देखिए, थोड़ा अनुभव तो मुख्यमंत्री पद के लिए चाहिए ही, और 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हीरे की तरह निखर कर आएंगे, और पूरे बिहार की जनता को मेरा विश्वास है कि रोजगार मुहैया कराएंगे, एजुकेशन मुहैया करेंगे, सुशासन मुहैया कराएंगे, और जंगल राज को खत्म करेंगे। विपक्ष जो है ऐसे तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया है, या तो कुछ ऐसा लूपहोल उनको पता चल गया था नीतीश कुमार का कि भाजपा ने दबाव बनाया या डर का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए अब वो उनको उस गद्दी से हटा चुके हैं। देखिए, नीतीश बाबू ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे हमेशा से राजनीति की है। जब उनको जो पार्टी बिहार की जनता के लिए सही लगी है, उस पार्टी के साथ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी का साथ हो, चाहे सम्राट चौधरी का साथ हो, चाहे बीजेपी का साथ हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ हो। और इस बार तो चुनाव प्रचार के समय नीतीश बाबू ने कहा था कि अब हम कहीं घर छोड़कर जाएंगे नहीं, यानी कि वो भाजपा में अपनी प्रतिबद्धता को पहले से और प्रगाढ़ कर दिए थे इस चुनाव प्रचार में। तो जो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी वालों के पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लग गया था, वीडियो लग गया था, फोटो लग गया था, मैं इस बात से कतई नहीं मानता हूं और इसको दरकिनार करता हूं, क्योंकि नीतीश जी खुद ही अपने आप में एक बहुत स्टार लीडर है, और उनके नेतृत्व में बिहार की जनता काफ़ी खुश रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि 2 नेता पूरे भारत में ऐसे हुए जिनको कि पूरे भारत की महिलाएं पसंद करती हैं, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हमारे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को महिलाओं से जो लगाव था, जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपये देने की बात कही, जिस तरीके से पेंशन देने की बात कही, साइकिल वितरण किया, चाहे लैपटॉप वितरण किया, चाहे उनको नौकरी देने की बात कही, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। और किसी भी लोकतंत्र में वो देश तभी विकसित बन सकता है जब उस लोकतंत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम करें, आगे बढ़ें, शिक्षित हों, पढ़ाई करें, कंप्यूटर करें, और अपने प्रदेश, अपने देश के टैक्स पेयरों के पैसे को सही यूज करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात
बात इसके बाद में बता दूं तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी केंद्र सरकार 33% आरक्षण की भी जो महिलाओं की बात कर रही है, इसी हो सकता है कि 2 दिन के सत्र में लागू करे। अगला सवाल ये कि एक तरफ वही भाजपा है जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को पद पे बिठा देते हैं बिगर किसी पॉलिटिकल नॉलेज कर, बिगर किसी संघर्ष के, सामाजिक संघर्ष के। तो अब यही पार्टी है, इन्होंने नीतीश कुमार के बेटे को इन्होंने क्यों नहीं चुना कि उनको बिठा देते हैं, इन्होंने कोई और नेता चुना? ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे को बिठा देना चाहिए था, या इनको लगता था कि इनके बेटे उस काबिल नहीं है इसलिए इन्होंने सम्राट चौधरी को लाके बिठा दिया? नहीं, देखिए इसमें काबिलियत की बात नहीं है, इसमें उस पद की गरिमा की बात है। और कोई भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मुझे लगता है कि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि भारत के लोकतंत्र में एक कमी मुझे जो देखने को मिलती है कि नेता यहाँ पर अनपढ़ है, उनके साथ जो है सेक्रेटरी IAS IPS होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि नेताओं की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि वो समाज में कौन सा भाषण दे रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या वो सिंचाई व्यवस्था को समझ पा रहे हैं कि नहीं जब सिंचाई मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या वो कानून व्यवस्था को समझ पा रहे हैं कि नहीं जब कानून मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री और इकोनॉमी को समझ पा रहे हैं कि नहीं जब वो इकोनॉमिक मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो कहीं समझ पा रहे हैं जिस पद पे वो बैठे हैं, आप शपथ लिए हैं, तो आपको लगता है कि वो उस पद की गरिमा और जो उनके कार्य आने वाले समय में होने वाले हैं, क्योंकि CM बैठे तो उनको सब कुछ संभालना पड़ेगा, विकास से लेके, नौकरी से लेके, महिला सुरक्षा से लेके, हेल्थ को लेके, राशन को लेके, सब कुछ उनको देखना पड़ेगा। तो आपको लगता है क्या वो उस काबिल हैं? क्योंकि ऐसे भी लिंक निकल के आ रहे हैं कि अमित शाह के रिलेशन में भी कहीं ना कहीं जो हैं आते हैं। अब ये तो आपके सूत्र तो यही होता है कि कांग्रेस अपने परिवारवाद में लाके बिठा देती है, तो ये भाजपा पार्टी भी तो यही कर रही है, परिवारवाद अपना चला रही है, चाहे वो किसी का बेटा लगता हो, चाचा लगता हो, वो भी तो परिवारवाद की पीढ़ी पे चल चुकी है। अब इस सूत्र का मेरे पास ज्ञान नहीं है कि सम्राट चौधरी जी अमित शाह जी के कोई रिलेटिव हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ना तो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट कोई ऐसे मैसेज प्राप्त हुआ कि इसमें कोई रिलेटिव हैं या क्या हैं। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, जो सबसे बड़ी बात है, तो पद की गरिमा, यही मैं कह रहा हूं कि ये हमारी लोकतंत्र की कमी है, इसको सुधार करना पड़ेगा। जब शिक्षित राजनेता लोकतंत्र में आएंगे, जब एजुकेशन से प्राप्त लोग लोकतंत्र में आएंगे, तो वो सही से समझ पाएंगे। आज देखिए भारत का जो सबसे मजबूत कैबिनेट मंत्री है, मुझे लगता है कि वो जो इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो हैं। वो इसलिए क्योंकि आज देखिए कि विदेशों से भारत के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि कहीं भी आप कोई भी मुद्दा देखिए तो उसमें भारत को छूट मिल रही है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो, चाहे रसिया यूक्रेन के झगड़े से हो, चाहे अमेरिका से टैरिफ कम करवाना हो। तो जब पढ़े लिखे लोग कई साल तक उस क्षेत्र में काम करने के बाद उस पद को संभालते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होता है। और जब ऐसे लोग संभालेंगे जो 8वीं पास होंगे, 7वीं पास होंगे, 10वीं पास होंगे, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके कंपैरिजन में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। आप जो 8वीं पास 10वीं पास का आपने बयान दिया, ये आप किसकी तरफ कोट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में? राजनीति में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सम्राट चौधरी क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि उनका क्वालिफिकेशन जो उन्होंने ऑन एफिडेविट दिया है वो ग्रेजुएशन का है, और मैं इस पर कोई मतलब कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा बिहार के चुनाव में या फिर पूरे देश में मैं बता दूं, बहुत से अभी भी ऐसे नेता हैं जो 9वीं फेल है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ सुधार करने की ज़रूरत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल पार्लियामेंट को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई किसी की पत्नी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि 3 पासपोर्ट है, कोई मंच से गाली दे रहा है, कोई कुछ भी बयान दे रहा है। तो ये सब बयान एक लोकतंत्र में हेट स्पीच के अंतर्गत माना जाता है, ये नहीं आना चाहिए। आप बयान देना है अपनी जनता के लिए दीजिए, जो गलत हो रहा है उसके लिए दीजिए। आज देखिए किसी भी सांसद को या नेता को ये पता ही नहीं है कि जब लोकसभा में बिल कोई पारित हुआ तो क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या बात करना है, जनता के लिए कैसे लागू होगा, लोगों के लिए कैसे पहुंचेगा। आज विपक्ष इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। जबकि पहले क्या होता था, आदरणीय सुषमा स्वराज जी हमेशा उस बात को उठाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठते थे संसद में, सत्ता किसी की भी हो, वो चर्चा करते थे, देखते थे कि ये जनता को किस तरीके से प्रभावित करेगी, किस तरीके से लागू होगा और इसमें कितना उनके हक में है। आज तो कोई भी बिल पास
पास हो जा रहा है, विपक्ष चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो जनता को कैसे पता चलेगा। मुझे याद है जब मैं बचपन में था कि कैसे हम लोग जो है संसद टीवी को अपने DD1 पर देखते थे और बैठ के सुनते थे कि कौन सा बिल किस लिए है और कैसे है। आज कोई देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि फ्रूटफुल कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहे हैं, चर्चाएं हो ही नहीं रहा। और विदेशों में जब आप देखेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां कितना भी एक दूसरे पार्टी से राइवलरीज हो, लेकिन वो बैठकर उस बिल की चर्चा करेंगे, कितना उनके हित में है, कितना अगेंस्ट में है, लेटर लिखते हैं कि इस पॉइंट को डिलीट कर देना चाहिए, चीज़ें को बताते हैं कि इसको रखना चाहिए। अभी UGC का एक बिल, छोटा सा बिल आया, चलिए कह रहे हैं सब लोग कि भाजपा ने लाया, सवर्णों के खिलाफ है या इसके खिलाफ है, लेकिन आप ये देखिए कि कौन सा विपक्ष आके कह रहा है कि नहीं इसमें सुधार करना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पढ़े लिखे को लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी एक बिल भी आ रहा है जिसमें 850 सांसदों की मांग की जा रही है कि अब लोकसभा में होंगे, कई सारे विधायकों की संख्या हर राज्य में बढ़ेगी, एक एक जिले में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे पूरे लोकतंत्र का फायदा होगा। एक आखिरी सवाल, विपक्ष जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है हमारे भारत की, उन्होंने ऐसे कई ज़्यादा आरोप लगाए, जैसे मैंने आपको बताया कि दबाव बनाया जा रहा होगा या फिर डर का माहौल पैदा करा जा रहा होगा नीतीश कुमार के सामने। उन्होंने एक और ये आरोप लगाया कि हो सकता है कि भाजपा की तैयारी नीतीश कुमार को किसी बड़े पद पर बैठाने की करी जा रही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति का पद हो। उनको क्योंकि ये आरोप साफ सीधा लगाया कि इन लोग कहीं ना कहीं अंदर से साजिश चल रही है, या इन लोग की बातचीत चल रही है भाजपा की, नीतीश कुमार को अब किसी बड़े पद पर बैठाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसा कांग्रेस पार्टी या और भी जो विपक्ष तमाम है उनका ये आरोप है भाजपा पार्टी को घेरते हुए। देखिए, मेरा मानना है कि एक बिहार का पिछड़ा व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार से निकलकर एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, जंगल राज को खत्म करता है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाता है, लोगों को नौकरियां दिलाता है, तो उसका पूरा हक है इस देश के राष्ट्रपति बनने का। और अगर ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूं। इसमें कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को घेरना नहीं चाहिए, क्योंकि घेरने से कुछ नहीं होगा। भारत की जनता चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा कोई व्यक्ति करे जो सामान्य परिवार से आता हो। आज देखिए इस पूरे देश में और लोकतंत्र में इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब एक सामान्य परिवार से, इस देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार से, इस देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य परिवार से। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसे सभी लोगों को मानना चाहिए। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में कामना थी, इसीलिए उन्होंने संविधान को इतने अच्छे से बनाया और कल उनका जन्मदिन भी था। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि नीतीश जी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए नॉमिनेट हो, क्योंकि उनसे अच्छा कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई है। सम्राट चौधरी को CM बनाया गया है बिहार का। अब उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि क्या वो अपना राज्य ऐसे चला पाएंगे जैसे नीतीश कुमार ने चलाई, या फिर उससे और बेहतर करके दिखाएंगे। काफ़ी उम्मीदें बिहार की जनता लगा के बैठी है सम्राट चौधरी से। आप इस डिसीजन से कितना सहमत हैं? आपको नीतीश कुमार अच्छे लगते थे या फिर सम्राट चौधरी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।